नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के साथी गुड्डन त्रिवेदी को आज कानपुर देहात के जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर को जेल भेज दिया है। गुड्डन त्रिवेदी को हाल ही में मुंबई एटीएस की टीम ने पुणे से गिरफ्तार किया था और उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया था। गुड्डन त्रिवेदी जगनपुर जिला पंचायत का सदस्य भी है, जिस पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उस दिन घटना क्या घटना हुई थी? आपका नाम आ रहा है कि आप भी थी घटना वाले? क्या घटना हुई थी बताओ। सोशल डिस्टेंसिंग। कानपुर के बिकरू गांव गोलीकांड की रात पुलिस की टीम ने जिसकी शिकायत पर गैंगस्टर विकास दुबे के ठिकाने पर दबिश दी थी, उसका मुख्यवादी आज मीडिया के सामने आया। एबीपी गंगा से खास बातचीत में मुख्यवादी राहुल तिवारी ने विकास दुबे की करतूतों की पोल खोली है। राहुल तिवारी ने कहा कि विकास दुबे को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था, वो ऐसों को धमकाता था और थाने में ही उसे मारा पीटा था। हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी से खास बातचीत में राहुल तिवारी ने विस्तार से बताया कि उसने विकास दुबे के खिलाफ शिकायत क्यों की थी और उसके बाद उसके साथ क्या सुलूक हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए राहुल तिवारी खुद मौजूद है। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या घटना थी, क्या मुकदमा लिखाया था आपने पूरा? विकास दुबे के गुर्गे उर्गे सब लोग और मेरे ससुर को उठा ले गए और उठा करके ना और उनको दारू पिया करके ना और उनके तमंचा और राइफल लगा के गए, उनसे खेती दान पात्र में लिखवा ली। वैसे लिए आ रहे थे तो रास्ते में उसको किसी ने फ़ोन कर दिया होगा, तो विकास दुबे के दो लोग गुर्गे थे और वो बाल गोविंद, शिवम और सुनील कुमार, इन लोगों ने मुझे आकर के और वो पीटा, मारा पीटा और हमारे ट्रैक्टर के 52,500 रुपये पड़े थे वे भी छीन लिए। और जब हम आए तो जहाँ घटना घटी थी वहाँ दिखाया, हमने कहा साहब यहाँ घटना घटी हुई है। और उसके बाद साहब बोले कि चलो बिकरू चलते हैं। कौन साहब थे, क्या नाम था उनका? वो विनय तिवारी हैं, ये साहब हैं, तो वही थे साथ में मेरे। तो हमने कहा चलो भाई साहब, हमको साहब साथ में हैं, तो हम चले गए। और वहाँ जैसे ही पहुँचे वैसे ही जो बाल गोविंद आए तो अपने हाथा से बाल गोविंद के दोबारे दरवाजे पे आए। हम वहीं खड़े थे, यदो साहब भी वहीं खड़े थे। और फिर जैसे वो आए तो लोग विकास दुबे बोले इसको मारो, गाली गलौज की इसको मारो। तो वो लोग, बहुत से लोग थे वहाँ पे, हमको मारने लगे। और जब यशो साहब ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो यशो साहब का मोबाइल भी छीन लिया और गाली गलौज भी की यशो साहब के साथ में कि किसने गाली गलौज करी थी यशो साहब के साथ? बहुत विकास दुबे थे और बाल गोविंद थे, शिवम थे, सुनील था और अमर थे और अतुल थे, बहुत लोग थे, मतलब अब जिनको मैं जानता। सुबह गए का सुबह भाई तो ये हादसा हो गया। ये थी कि दबिश डालने पुलिस गई उसी एप्लीकेशन पे और दबिश डालने में इतने 8 पुलिसकर्मी मारे गए। तो हादसा में हम इतना भयभीत हो गए कि हमारे होश भी उड़ गए कि ये हुआ क्या। जब ये 8 पुलिसकर्मियों को मार रहा तो मेरा क्या करेगा ये। बिल्कुल, ये हमारे साथ राहुल तिवारी मौजूद थे, जिन वो पूरे मामले में मुख्यवादी थे और इन्हीं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद बिकरू में पुलिस जो है वो दबिश डालने गई थी। फिलहाल उन्होंने पूरी आप बीती बताई है कि किस तरह से पूरी घटनाक्रम हुई थी। तो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है कानपुर पुलिस। वीडियो संगीत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। वहीं देश का जाना माना शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं से जुड़ा है कि एएमयू में गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ कैसा व्यवहार होता है। दरअसल एएमयू में पढ़ने वाली एक गैर मुस्लिम छात्रा ने ट्वीट करते हुए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में छात्राओं पर जबरन खुद को ढककर रहने का दबाव डालने की बात लिखी। लेकिन छात्रा के इस ट्वीट पर एएमयू के एक छात्र ने धमकी भरी टिप्पणी की। छात्र का नाम रहबर दानिश है, जो एएमयू में बीआर की पढ़ाई कर रहा है, जिसने छात्रा के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। जिसके बाद डरी हुई छात्रा ने इस मामले की शिकायत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन के अलावा पुलिस से की है। एएमयू प्रशासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है, तो पुलिस ने धमकी देने वाले छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और देखिए, जो लेटर लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं
और उसका हिंदी संस्करण क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। लिखा क्या है, 9 जुलाई को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BR के छात्र रहबर दानिश ने सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ अशोभनीय बातें लिखी। सोशल मीडिया पर मैंने सिर्फ अपने विचार रखे थे, लेकिन मुझे डर है कि यूनिवर्सिटी खुलने के बाद वो मुझे प्रताड़ित कर सकता है। मैं 2 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। उसने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है कि यूनिवर्सिटी खुलने के बाद वो मुझे पीतल का हिजाब पहनाएगा। जब से CAA और NRC बिल पास हुआ है और मैंने इसका समर्थन किया है, तब से मैं इन लोगों के निशाने पर हूँ। तभी से मुझे कई आपत्तिजनक और अशोभनीय संदेश भेजे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए और मेरी मदद की जाए। आशा है कि जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस लेटर के जरिए अपना जो डर है वो भी लड़की ने साझा किया है। कल ये एक स्टूडेंट है इन्होंने रिटन में थाना सिविल लाइन पर कंप्लेंट दी है, जिसके आधार पर धारा 504, 56 और 6788 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसने एक छात्र है रहबर दानिश जो AMU का स्टूडेंट है, उसने इसको सोशल साइट पर यूनिवर्सिटी खुलने पर पीतल का हिजाब पहनने की धमकी दी है और इन्होंने ये भी अंकित किया कि यह छात्र मेरा उत्पीड़न कर रहा है। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। वहीं इस मामले में ABP गंगा ने AMU के प्रॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कमेटी बना दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारे ऊपर सोशल मीडिया पर कमेंट भी किया है इसको लेकर कि हम आपको हिजाब पहनाएंगे और पीतल का या लोहे का हिजाब पहनाएंगे, इस टाइप की बातें उसने ये कंप्लेंट में अपने डाला है। इसके बाद में अभी हमने लड़की के बारे में डिटेल निकलवा लिया है। लड़की बिहार की स्टूडेंट और नरोड़ा की रहने वाली है। और इसी साथ में शाम को हमारे पास एक मेल लड़के का भी आया, रहबर का आया है। उसने कुछ अपना इसमें एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश किया है और कुछ अपने साथ में उसने अटैचमेंट भी लगाए, सोशल मीडिया का अटैचमेंट भी लगाए, अपने साथ में अपने डिफेंस पे ही लगाया उसने। दोनों चीज़ों को हमने ले लिया है और हमने एक कमेटी बना दिया है जिसमें डॉक्टर अनवर साहब हैं और एक शिवा मंजूर हमारी असिस्टेंट डॉक्टर हैं। इन दोनों को हमें, चूँकि इसमें एक लड़का भी है और लड़की भी है, तो इसलिए हमने एक अपना असिस्टेंट डॉक्टर मेल और एक फीमेल दोनों को। हमने इस जबरदस्ती और धमकाने के मामले को लेकर इस्लाम के जानकार से भी बात की जो यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने भी माना है कि गैर मुस्लिम पर हिजाब के लिए दबाव बनाना और धमकी देना गलत है। ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। कोई मुसलमान लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से ये बात कहता है तो इस्लामी कानून के एतबार से इसके कहने की उसको इजाज़त नहीं है और इस्लाम का कानून किसी गैर मुस्लिम पर नहीं लगता है। ये सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है और उसे पर्दा कहते हैं, हिजाब नहीं कहते। और पर्दे में ये है कि चेहरा, हाथ और पैरों के अलावा और पूरा जिस्म अजनबी मर्दों के सामने मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान नौजवान औरतों को छुपाना चाहिए। बाकी जिस्म छुपाना ज़रूरी है और इसके लिए नसीहत कर सकते हैं। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। भाजपा के पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में ये हरकत शर्मनाक है, ऐसी सोच बहुत शर्मनाक है, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। बताओ, अरे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी सोच को अपने तक सीमित रखें। इस तरीके की हरकतें करके भावनाओं को, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। इस तरीके से यहाँ का वातावरण को सुरक्षित रहने दें, यहाँ के वातावरण को बनाए रखें और यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने में इस तरीके का माहौल पैदा ना करें। जब पाकिस्तानी सोच है, खाएंगे अन्य यहाँ का, पानी पिएंगे यहाँ का, सोच रखेंगे वहाँ की, पाकिस्तान की। वहाँ चला जाए, वहाँ जाकर के वो चाहे लोहे का पहना है, चाहे पीतल का पहना है, चाहे सोने का पहना है, जो भी पहनाना है वो पहना है वहाँ हिजाब जा करके। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर बिटियाओं का इस तरीके से उत्पीड़न और शोषण होगा तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
18 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार मंदिर निर्माण अंतिम मुहर लग सकती है। इधर राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए बीएसएफ के पूर्व डीजीपी के शर्मा राम जन्मभूमि पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद डीएम, एसएसपी और सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के साथ 1 घंटे से ज्यादा बंद कमरे में बैठक की। के शर्मा कारसेवकपुरम पहुंचे और कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा से मुलाकात की। साथ ही श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला गए, जहां पर पत्थर तराशने का कार्य चल रहा है, वहां पर भी गए और रामसेवकपुरम पहुंचे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल के शर्मा राजस्थान कैडर के आईपीएस, अटल जी की सुरक्षा के प्रमुख रहे, मोदी जी की सुरक्षा के 6 साल तक इंचार्ज रहे। इन्हें नृपेंद्र मिश्रा जी, जो हमारी डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप संपूर्ण 70 एकड़ ज़मीन परिसर की सिक्योरिटी पर स्टडी करिए। आज की व्यवस्था, मंदिर जब बन रहा होगा तब क्या करें, जब मंदिर बन जाएगा, 70 एकड़ का डेवलपमेंट हो जाएगा तब क्या हो, तो इसका विचार करने के लिए उनको यहाँ भेजा। और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से यूपी सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने आज सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें अस्पताल के वार्ड में पानी भरा हुआ दिख रहा है और मरीजों के तीमारदार वार्ड में जल जमाव के बीच ही आ जा रहे हैं। इसी वीडियो को अब प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी के सीएम के गृह क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड की हालत देखकर आपको पता लग जाएगा कि यूपी सरकार के झूठे प्रचार से जमीनी हकीकत कितनी जुदा है। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में नाले का पानी भरा है, मरीज परेशान हैं और पानी निकालने की कोई व्यवस्था है नहीं। बारिश आई और कहीं खुशी तो कहीं मुसीबत साथ लेकर आई। इस झमाझम बारिश से खुशी कम, मुश्किलें ज्यादा हैं। यूं तो देश भर में बारिश बाढ़ से हाहाकार है। आपको यूपी की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो जिले हैं जिन पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कभी यहां बाढ़ से तबाही मच सकती है। गोंडा में बारिश के चलते शहरी क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलभराव के हालात हैं। हालात ऐसे हैं कि किसानों की 20,000 बीघा फसल डूब गई है, जिससे करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। तो वहीं सिद्धार्थनगर में जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की नींद उड़ी हुई है और बाढ़ जैसे हालात हैं। श्रावस्ती में भी राप्ती नदी के उफान पर आने के चलते दर्जनों गांव में संकट आ गया है। उधर बस्ती, गोरखपुर और मऊ में एक जैसी ही तस्वीर है। खतरे के साए में लोग रहने को मजबूर हैं। तो बरसात का मौसम है और चारों तरफ जब बाढ़ आ जाए तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? जाहिर है आप कहेंगे राहत और बचाव का कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन बस्ती में नजारा कुछ अलग ही दिखा। दरअसल यहां अधिकारी बाढ़ से बचने के लिए सरयू नदी के तट पर पूजा पाठ करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का पानी किस कदर कहर मचा रहा है, ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। बाढ़ और बरसात का पानी कई गांवों में तबाही मचा रहा है, लेकिन सरयू नदी के तट पर अधिकारी पूजा करा रहे हैं और इस यज्ञ आयोजन में बाढ़ विभाग के अधिकारियों के अलावा कई इंजीनियर भी मौजूद हैं। नदी किनारे बारिश के बीच पूजा पाठ का कैसा इंतजाम किया गया है, ये आप भी देख सकते हैं। गांव वालों को जब इस आयोजन के बारे में पता चला तो वो दंग रह गए। 21वीं सदी और वैज्ञानिक विकास की दुहाई देने लगे। हालांकि उन्हें पूजा पाठ से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके साथ अगर बाढ़ से बचाव के लिए कर्म भी किया जाता तो कितना अच्छा होता। बार बार कहते रह गए कि कल्याणपुर से तटबंध विहीन गांव में ठोकर निर्माण तत्काल किया जाए, रंग बांध बनाया जाए और तब फिर बांध निर्माण की बात की जाए। लेकिन 1.5 किलोमीटर बांध बनाने वाला बाढ़ खंड अपना पीठ थपथपाता रह गया। और आज जब बाढ़ विकराल रूप ले चुका है, कल्याणपुर के 2 घरों को सील कर दिया गया है।
हेमंत पांडे और केशव पांडे के, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ खंड अब कटान और बाढ़ से बचाव हेतु बाघा नाला में पूजा पाठ कर रहा है। हमारे यहाँ तटबंध विहीन गांवों को बचाने के लिए, इस घाघरा के कहर से बचाने के लिए बाढ़खंड के अधिकारी कटान और बाढ़ से इस गांव को बचाने के लिए पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक एक हफ्ते पहले 7 जुलाई को हमारा घर इसी शर्त पे बंद कर सील कर दिया गया कि आपके घर के पीछे ठोकर निर्माण का कार्य पुनः शुरू किया जाएगा और यह काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसी शर्त पे इन्होंने मेरे पूरे परिवार को घर बंद करके बाहर कर दिया और अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं। और अब ये इसी पूजा पाठ के सहारे पूरी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि इसी से ये पूरे गांवों को बचा लें। पूजा पाठ अपनी जगह और सरयू नदी का प्रकोप अपनी जगह। सरयू नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बंधा और दरिया के बीच बसे दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तटवर्ती गांव के लोगों की रातों की नींद गायब हो गई है। सरकारी सूचना के मुताबिक यहां सरयू नदी का जलस्तर 92.90 मीटर हो चुका है, यानी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर है। लेकिन अधिकारी पूजा पाठ के सहारे गांव वालों को बचाने में जुटे हैं। पाठ कराने का मकसद ये सही है कि हम लोग अपने संतुष्टि के लिए भगवान से प्रार्थना कर, बस वही चीज़ है। हम लोग बाढ़ से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। गौरतलब है कि बस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक बड़ा हिस्सा हरैया तहसील क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र का बीडी बांध जिले का बहुत ही संवेदनशील बांध माना जाता है, इसलिए कि इसी के चलते हरैया तहसील का करीब 80% हिस्सा सरयू नदी के प्रकोप से बच जाता है। लेकिन गांव वालों के मुताबिक इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं सरयू नदी के खतरनाक बहाव से बचाव के लिए एलबी बांध, कटरिया, चांदपुर, गौरा, सैफाबाद और रामपुर कलबारी जैसे तटबंधों के नाम पर हर साल लाखों का वारा न्यारा होता है। तो सवाल है कि लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाया कैसे जाए। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर श्रावस्ती में राप्ती नदी अपने रौद्र रूप में है। बरसात में उफनाई नदी से तट पर बसे गांव में कटान का खतरा बढ़ गया है। नदी में आई बाढ़ की वजह से नदी में मकान सहित किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। निचले गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। इधर सिंचाई विभाग पर प्यूड पॉइंट्स लगाकर कटान को रोकने के लिए तेजी से काम कर रहा है, लेकिन समतल जमीन होने की वजह से अशरफ नगर पर खतरा मंडरा रहा है। सिंचाई विभाग पर पाइन लगा करके इसमें जो है ब्रिगेड की बोरियां वगैरह भर के लोड किया जा रहा है कि हरा का जो है इधर जो रुख थोड़ा टर्न हो, जिससे कटान कम हो जो है यहाँ पे। इसी के लिए हम लोग का पूर्ण प्रयास है, इसलिए हम लोग जो पाइन लगाए हैं। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब